हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम है आप सभी का राइज स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। मैं तरुणा भारद्वाज आज आपको कराऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है बच्चों, तो सभी अच्छे से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस को समझेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार आने की उम्मीद रहती है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो एक बार आए फिर दोबारा नहीं आते, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट हो जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस शहर को जुड़वा शहर कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज आर कॉल्ड ट्विन सिटी। तो याद कर लीजिए बच्चों, हैदराबाद एंड सिकंदराबाद को जुड़वा नगर, जुड़वा शहर कहा जाता है। ये आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील खारे पानी की झील है। विच अमोंग द फॉलोइंग लेक्स इज ए साल्ट वाटर लेक। अगर अब हम बात करें इस ऑप्शन में दो झीलें हैं, सांभर झील और चिल्का झील, जो कि खारे पानी की है। लेकिन अब हम बात करेंगे सबसे ज्यादा खारापन किस में है, क्योंकि जब हमें ऐसे क्वेश्चन मिले तो हमें देखना होता है सबसे ज्यादा खारी। तो याद कर लीजिए, सांभर झील जो कि राजस्थान के जयपुर में है स्थित, ये भारत की सबसे अधिक खारी झील है। जबकि चिल्का झील ओडिशा झील में है, ओडिशा राज्य में है। ये भी क्या है, आपकी खारे पानी की झील है, क्योंकि इसमें समुद्र का पानी आया हुआ है। समुद्र का पानी खारा होता है, इसलिए वो भी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी हिमालय को भी कहा जाता है। द ईस्टर्न हिमालयाज आर ऑल्सो कॉल्ड। तो इनमें से किसको आप पूर्वी हिमालय भी कहते हैं। तो याद कर लीजिए, पूर्वांचल को पूर्वी हिमालय भी कहा जाता है। जो आपके अरुणाचल राज्य में जो जितने भी हमारे पूर्वी राज्य हैं, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सब में जो भी पहाड़ियां हैं उसको हम ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल की पहाड़ियां भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सूती वस्त्र उद्योग पश्चिमी भारत में स्थित है, इसका मुख्य कारण क्या है। द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इज लोकेटेड इन वेस्टर्न इंडिया, व्हाट इज द मेन रीजन फॉर इट। तो भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, इस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए हैं। तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन सा कारण है। कपास बेल्ट, कॉटन बेल्ट है, यहाँ पर कुशल श्रमिक है, स्किल्ड लेबर है, पावर है, ये सभी। तो आंसर इसका है सभी, क्योंकि यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग इसलिए विकसित हुए क्योंकि यहाँ पर काली मृदा है। काली मृदा में कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है और यहाँ पर कुशल श्रमिक स्किल्ड लेबर भी मिलते हैं और यहाँ पर जो ऊर्जा के संसाधन है वो भी विकसित हैं। तो इन सभी कारणों से यहाँ पर सूती वस्त्र उद्योग विकसित हुआ। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है। Which one of the following is the driest place of India। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा लेह लद्दाख है वो भारत का शीत मरुस्थल है। मरुस्थल मीन्स होता है ऐसा धरातल जहां पर आपका फसल उत्पादन ना हो। तो जहां पर रेत रेत होगा वहां भी फसल उत्पादन नहीं होंगी, जहां पर बर्फ होगी वहां भी फसल उत्पादन नहीं होंगी, जहां पर चट्टानें होंगी वहां भी फसल उत्पादन नहीं होगी। तो भारत का उष्ण मरुस्थल जो कि राजस्थान में थार डेजर्ट है, और भारत का शीत मरुस्थल लेह लद्दाख, ये भी डेजर्ट है। लेह भी क्या है, डेजर्ट है। यहाँ पर भी बारिश नहीं होती, यहाँ पर होता है स्नोफॉल। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, रेगुलर रहेंगे राइज स्मार्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय उपमहाद्वीप विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ ए वास्ट लैंडमास कॉल्ड। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा ये प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है और ये गोंडवाना लैंड का भाग था। अब बात करते हैं गोंडवाना लैंड क्या है। तो जिस तरह से आज हमारी पृथ्वी अलग अलग भागों में बटी हुई है, प्राचीन समय में जितना भी हमारी पृथ्वी पर स्थल खंड है वो एक साथ जुड़ा हुआ था। जब एक साथ जुड़ा हुआ था सारा का सारा स्थल खंड, उसको हम बोलते थे पेंजिया। पेंजिया बटा हुआ था दो भागों में, उत्तर का भाग था अंगारा लैंड और दक्षिण का भाग था गोंडवाना लैंड। अब जितने भी महासागर है वो एक साथ जुड़े हुए थे और पेंजिया के चारों तरफ फैले हुए थे। ठीक है, अब ये हुआ, ऐसी चीजें थी। लेकिन अब क्या हुआ, पेंजिया में जो पृथ्वी का स्थल खंड है इसमें क्या हुआ, भूगर्भिक हलचल हुई, बाकी जो पेंथालसा की ज्वारीय शक्ति था उसका दबाव पड़ा, कारण बहुत सारे, उसकी वजह से टूटकर अलग हुआ। और जो गोंडवाना लैंड है, ये जो गोंडवाना लैंड है ये हिस्सा, इसमें से हमें भारत का ये हिस्सा मिला। तो भारत
का जो प्राचीन हिस्सा है वो है प्रायद्वीपीय पठार, गोंडवाना लैंड का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कांडला बंदरगाह स्थित है, वेयर इज कांडला पोर्ट लोकेटेड। तो प्यारे बच्चों आप याद कर लीजिए, कच्छ का रन ऑफ कच्छ में है आपका कांडला बंदरगाह। वैसे कहां पर है आपका, ये कच्छ की खाड़ी है और यहाँ ये कहां पर है, गुजरात में। तो आपको ऑप्शन गुजरात भी मिल सकता है, कभी कभी गुजरात ऑप्शन मिल जाए कांडला बंदरगाह का तो बता देना गुजरात में है। ऑप्शन कच्छ का रन है, कच्छ की खाड़ी है आपकी, ये है आपकी ये वाला हिस्सा, तो यहां पर भी आपका ये ऑप्शन ठीक बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए बच्चों, किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार क्या होता है। व्हाट इज द बेसिस फॉर डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम, या मानक समय किसके आधार पर निश्चित किया जाता है। तो याद कर लीजिए, जो अब आजकल हम समय देख रहे हैं वही मानक समय है, वही क्या है, स्टैंडर्ड टाइम। और देशांतर रेखाओं के आधार पर निश्चित किए गए समय को ही क्या कहते हैं, मानक समय कहा जाता है। तो याद कर लीजिए, मानक समय क्या है, देशांतर रेखाओं के आधार पर। पूरी पृथ्वी का मानक समय लिया गया 0 डिग्री देशांतर से और भारत का मानक समय लिया गया 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। चलिए, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। What is the longest day in the southern hemisphere? वेरी सिंपल, हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं सूर्य के प्रकाश से, तो जिस तरफ सूर्य का प्रकाश जाएगा उस तरफ ही दिन बड़े होंगे, जहां सूर्य का प्रकाश कम जाएगा वहां दिन छोटे होंगे। तो होता क्या है कि बच्चों, ये है आपका दक्षिणी गोलार्ध, ये हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर है और यहाँ पर क्या है, मकर रेखा। दक्षिणी गोलार्ध में ही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। इस पर सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं 22 दिसंबर को। कब पड़ती हैं, 22 दिसंबर को सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं। तो 22 दिसंबर को जब सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी मकर रेखा पर, इस दिन क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और ये ही दिन उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन हो जाएगा। जबकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून और 21 जून, और ये ही दिन हो जाएगा 21 जून क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर कहाँ पाया जाता है। वेयर इज द बेस्ट काइंड ऑफ मार्बल फाउंड। तो याद कर लीजिए, विश्व में सबसे प्रसिद्ध जो मार्बल है वो है आपका मकराना मार्बल। और मकराना मार्बल जगह का भी नाम है, मकराना मार्बल का भी नाम है। कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान में जो अरावली पर्वत है उसमें सबसे अच्छा मार्बल निकाला जाता है। जो आपका ताजमहल बना हुआ है, मथुरा में जो प्रेम मंदिर बना हुआ है, जो अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है भगवान राम का, वो मकराना मार्बल से ही बना हुआ है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन लाइन क्या है। व्हाट इज द मैकमोहन लाइन। तो प्यारे बच्चों, मैकमोहन लाइन क्या है, भारत और चीन के बीच में, भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन रेखा। रेड क्लिफ की बात करें तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बॉर्डर बनता है उसका नाम है रेड क्लिफ। भारत और बांग्लादेश में अगर बात करें तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो बॉर्डर बनता है वो है आपकी 3 बीघा कॉरिडोर। चलिए, भारत में पीली क्रांति किससे जुड़ी है। व्हाट इज द येलो रिवॉल्यूशन इन इंडिया एसोसिएटेड विद। तो याद कर लीजिए, सभी क्रांतियों से भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। पीली क्रांति, नीली क्रांति, हरी क्रांति, गोल क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन, अमृत क्रांति, इंद्रधनुषी क्रांति, बहुत सारी क्रांतियां आती हैं। तो याद कर लीजिए, जो पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ऑयल सीड के उत्पादन से संबंधित है। अब आ चुकी है आपकी अमृत क्रांति जिसका संबंध है नदी जोड़ परियोजना, इंद्रधनुषी क्रांति जिसका संबंध है आपकी सभी क्रांतियों का सम्मिलित रूप, गोल क्रांति आलू संबंधित है, लाल क्रांति मांस और टमाटर के उत्पादन संबंधित है, आपकी जो कृष्ण क्रांति है वो बायोडीजल के उत्पादन संबंधित है, बादामी क्रांति मसालों के उत्पादन संबंधित है। तो काफी क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं क्रांतियों से, तो आप भी याद कर लेना। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। घाघरा और सोन नदी किसकी सहायक नदियां हैं। घाघरा एंड सोन आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच रिवर। तो प्यारे बच्चों याद कर लीजिए, ये आपकी गंगा नदी है। गंगा नदी में उत्तर दिशा से आकर मिलती हैं कोसी, घाघरा, गंडक, गोमती, रामगंगा। दक्षिण से जाकर मिलती है आपकी सोन और दामोदर। ठीक है, और ये जो आपकी है ये है यमुना नदी। तो जो घाघरा और सोन नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। किसकी है, गंगा की सहायक नदी। और यमुना नदी गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करते रहिए। जो आपके बच्चे जो अभी देख रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास, वो भी कमेंट करते रहे। हम आपके रिकॉर्डेड
क्लास के भी कमेंट देखते हैं। बाकी आपको मंडे टू सैटरडे आपको यहाँ पर लाइव क्लास ही मिलती है। तो प्यारे बच्चों, लाइव क्लास लिया करो। मेरी क्लास का टाइम है बुधवार को और बृहस्पतिवार को 3 बजे मेरी क्लास आपको लाइव मिलेगी। चलिए, शरावती नदी से निम्नलिखित में से कौन सा झरना निकलता है? रिवर शरावती प्लंग्स एज विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल। तो शरावती नदी से निकलता है आपका गरसप्पा जलप्रपात। ठीक है, शरावती नदी से ही बनाती है गरसप्पा। तो गरसप्पा को ही क्या हम बोलते हैं? जोग जलप्रपात और महात्मा गांधी जलप्रपात। क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी और जोग जलप्रपात ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में है आपका गरसप्पा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया। सागरमाथा किसका नेपाली नाम है? सागरमाथा इज द नेपाली नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो प्यारे बच्चों, आपको पता ही है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और ये कहाँ पर स्थित है? ये है आपके नेपाल में, और नेपाल में इसको कहा जाता है सागरमाथा। ऊंचाई आपको पता ही है, ऊंचाई है इसकी 8,848 मीटर, लेकिन हर वर्ष इसकी ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष बढ़ जाती है। ये भी आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेटम रेखा क्या है? व्हाट आर डेटम लाइंस? तो डेटम रेखा क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं, पढ़ते रहिए आप भी और लास्ट तक पढ़ेंगे। हम आपकी सफलता में हमेशा साथ हैं, लेकिन आपको भी साथ देना पड़ेगा, आपको भी आना पड़ेगा। अपना जो इंटरनेट है, अपना जो फ़ोन की बैटरी है, वो बचा के रखनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई के लिए। तो चलिए बच्चों, डेटम रेखा क्या है? ऑप्शन है समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, प्राथमिक व द्वितीय आंकड़ों का माध्य, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, काल्पनिक रेखा जो शून्य देशांतर पर है। द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द सी लेवल फ्रॉम विच हाइट एंड डेप्थ आर मेजर्ड, मीन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, इंटरनेशनल डेट लाइन, इमेजर लाइन विच इज एट 0 लॉन्गिट्यूड। तो याद कर लीजिए, ये है आपका ए ऑप्शन सही। हम किसी भी स्थान की ऊंचाई नापते हैं, किसी भी स्थान की गहराई नापते हैं हम, ठीक है, वो कहाँ से नापते हैं? हम समुद्र तल से ही नापते हैं। ये भी आपका एक क्वेश्चन है। ठीक है, समुद्र तलों से ही किसी भी स्थान की गहराई नापी जाएगी, किसी भी पर्वत पठार मैदान इन सब की ऊंचाई नापी जाएगी। तो जिस स्थान से एक जो लाइन है आपकी, ये एक काल्पनिक रेखा मान लेंगे हम इसको, समुद्रों पर लाइन तो कोई खिंची हुई होती नहीं है, लेकिन उस स्थान को ही हम बोलते हैं डेटम रेखा, जिससे क्या होगा? समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई और गहराई की माप होती है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, रिपीट हो जाते हैं एग्जाम में। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग इनमें से कौन सा है? व्हाट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर हाइड्रोस्फीयर? तो हमारी पूरी पृथ्वी पर 5 महासागर हैं। कितने महासागर हैं? जिसमें सबसे बड़ा है आपका प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है। सबसे छोटे की बात करो तो आर्कटिक ओशन। ठीक है, ये अंटार्कटिका महासागर कोई नहीं होता, आर्कटिक ओशन होता है। कौन सा? आर्कटिक महासागर होता है। यही कंडीशन है, आपको कंफ्यूज कर देंगे। आर्कटिक महासागर होता है, अंटार्कटिका तो महाद्वीप होता है जिसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेट लेक्स, महान झील। महान झीलें कहाँ पर हैं? तो महान झील आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ पर है ये? उत्तरी अमेरिका में है आपकी महान झीलें। ठीक है, ये 5 महान झीलें हैं और सारी की सारी कैसी हैं? ताजे पानी की हैं, फ्रेश वाटर लेक्स हैं। इनमें पूरे विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुपीरियर झील, लेकिन जो ये बियर झील है ये महान झीलों का हिस्सा नहीं है। और सभी की सभी झीलें जो है फिंगर टाइप हैं, उंगली आकार हैं। ठीक है बच्चों, इनमें अगर बात करें महान झीलों में 3 तो ये हो गई आपकी सुपीरियर, ह्यूरन, मिशिगन, और 2 है आपकी ईरी और दूसरी है आपकी ओंटारियो। ठीक है, ये क्या है? आपकी मीठे पानी की या ताजे पानी की झील है, सभी उत्तरी अमेरिका में स्थित है। चलिए पढ़ते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप ही हैं जो सिलेक्शन लेंगे, आप ही हैं जो अपने घर का, परिवार का नाम रोशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है?
इट इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो याद कर लीजिए बरखोयांस्क जो कि रूस में स्थित है, ये पूरी पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है। बताइए सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो पूरी पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान सहारा मरुस्थल में अफ्रीका में कौन सा है आपका? लीबिया। ठीक है, लीबिया। अल अजीजिया भी ऑप्शन में मिल जाएगा आपको, लीबिया। और ये कहाँ पर स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। चलिए, वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह इनमें से कौन सी है? विच इज द लोवेस्ट लेयर इन द वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक है, इस पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल की 5 परतें हैं। कितनी परतें हैं वायुमंडल की? वायुमंडल को हमने 5 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, वायुमंडल को, ये हमारी पृथ्वी, इसको हमने 5 भागों में बांट लिया। ठीक है, पृथ्वी की सबसे जो निचली परत है वो है आपकी क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल। इसके ऊपर है समताप मंडल, फिर आपकी मध्य मंडल, फिर इसके ऊपर आ जाएगी आपकी आयन मंडल, फिर आपकी बाह्य मंडल, और बाह्य मंडल के बाद आ जाएगा आपका ब्रह्मांड। ठीक है, जो क्षोभ मंडल है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रोपोस्फियर। तो ये पृथ्वी के सबसे पास आप देख रहे हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत पृथ्वी के धरातल के पास है आपकी क्षोभ मंडल। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल को बोलेंगे स्ट्रेटोस्फियर, मध्य मंडल को बोलेंगे मेसोस्फियर, आयन मंडल को बोलेंगे आयनोस्फियर, और बाह्य मंडल को बोलेंगे एक्सोस्फियर। तो हिंदी में जो नाम है उसको इंग्लिश में ऐसे भी लिख के कर देते हैं। यही कंपटीशन है। ठीक है, तो आपको भी अपडेट रहना है। जो टर्म्स है वो इंग्लिश में भी याद रखेंगे आप, और इंग्लिश में भी याद रखेंगे, और हिंदी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर है? वेयर इज द बिगेस्ट रिजर्व ऑफ माइका। तो याद कर लीजिए बच्चों, भारत में विश्व का सबसे अधिक अभ्रक पाया जाता है, माइका पाया जाता है, और भारत में काफी चीजें पाई जाती हैं, विश्व में सबसे अधिक, याद रखना। और आप कमेंट कर करके बताइए भारत नंबर 1 किस किस चीज में है, कमेंट बॉक्स में जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी के महीने में सबसे कम होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ। मतलब दूरी सबसे कम होती है, मतलब सूर्य और पृथ्वी पास पास होते हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकती है, लेकिन आपको कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये आपका सूर्य है, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, तो ये जो सबसे दूरी कम होगी मतलब पृथ्वी और सूर्य पास होंगे। तो पृथ्वी और सूर्य 3 जनवरी को सबसे पास होते हैं। 3 जनवरी को क्या होते हैं? सबसे पास होते हैं, याद कर लीजिए। अब बात करेंगे, आप बच्चे कुछ सोच रहे होंगे कि अगर पास हैं तो भारत में सर्दी क्यों है? तो रहने दो, भारत में सर्दी है तो रहने दो बच्चों, क्योंकि हम पूरी पृथ्वी की बात कर रहे हैं। और आपको पता है जब सूर्य और पृथ्वी पास होते हैं तो जितनी रेगुलर डेज में आपकी पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश आता है उससे 7 गुना अधिक आता है। ठीक है, लेकिन भारत में सर्दी है क्योंकि सूर्य का प्रकाश जनवरी दिसंबर वाले महीनों में दक्षिणी गोलार्ध में है और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो जिस तरफ सूर्य की किरणें जाएंगी अधिक मात्रा में, वहीं पर अधिक मात्रा में सूर्य का प्रकाश भी जाएगा। अगर दूर की बात करो, ठीक है, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है। ठीक है, तो पृथ्वी और जो सूर्य के बीच की दूरी जो अधिक होगी वो होती है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को क्या होगा? सूर्य और पृथ्वी अधिक दूरी पर होंगे। ठीक है, ये दूर दूर होंगे। ये क्या होंगे? ये दूर होंगे। 3 जनवरी को पास होंगे और ये इसको दूर होंगे। इस तरह से भी आप कर लीजिए। ठीक है, ये क्या होंगे? दूर होंगे। लेकिन भारत में गर्मी है, हाँ जी बिल्कुल भारत में गर्मी है, लेकिन वही बताया क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में है और सूर्य किरणें उस समय दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है। और भारत में गर्मी इसलिए है 4 जुलाई को क्योंकि सूर्य किरणें उस टाइम क्या होता है 21 जून को भारत जो सूर्य किरणें हैं वो कर्क रेखा में सीधी पड़ती हैं और कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है बच्चों, और जिस दिन क्या होता है ये दूर होते हैं तो जितना प्रकाश हर रोज आता है उससे 7 गुना कम प्रकाश आएगा 4 जुलाई को पृथ्वी पर। तो याद कर लीजिए, इसका आंसर बनता है आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है जनवरी में, क्योंकि ये पास होंगे तभी दूरी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के उद्गार के समय जो पदार्थ निकलता है वह है द मटेरियल दैट कम्स आउट ए वोल्केनो एट द टाइम ऑफ इरुप्शन। तो याद कर लीजिए, पृथ्वी
के अंदर जो ज्वालामुखी निकलता है उसमें निकलता है मैग्मा। अब जो मैग्मा है वो तरल है, वो कैसा है, तरल। लेकिन जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके साथ साथ बहुत सारी जहरीली गैसें भी निकलती हैं, सबसे अधिक मात्रा में। और सबसे पहले तो जलवाष्प निकलती है, उसके बाद आपकी CO2 भी निकलती है, मीथेन भी निकलती है, और आपकी जलवाष्प भी निकलती है, नाइट्रोजन भी निकलती है, तो वायुमंडल में और जाकर मिलती हैं और वो वायु प्रदूषण का कारण भी बनती हैं। जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो बहुत बड़े कंकर पत्थर भी निकलते हैं। तो याद रखना, ज्वालामुखी से ठोस भी निकलता है, गैस भी निकलती है और तरल पदार्थ भी निकलता है। चलिए, तो आंसर बनता है आपका ए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? Which of the following river does not have its origin in India? तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी सतलज नदी। ये सारी नदी क्या है, सिंधु की सहायक नदी हैं। ये सभी क्या है, सिंधु की सहायक नदियां हैं। और व्यास, चेनाब और रावी, ठीक है, ये भारत में निकलती हैं। आपकी व्यास नदी व्यास कुंड, चेनाब नदी बारालाचा दर्रा, रावी नदी रोहतांग दर्रा, और झेलम भी सिंधु की सहायक नदी है, वो निकलती है आपकी बेरीनाग झरने से। लेकिन जो ये निकलती है आपकी सतलज नदी, ये निकलती है तिब्बत के पठार में राक्षस झील से। और इतना ही नहीं, तिब्बत के पठार से भारत की, तिब्बत का पठार चाइना में है, तो चाइना से या तिब्बत के पठार से भारत की 3 नदी निकलती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सी नदी? सतलज नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। तीनों नदियां तिब्बत के पठार से निकलकर भारत में प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई। द वर्ड मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो याद कर लीजिए, जो मानसून है, मानसून अरबी भाषा का शब्द है। अब मानसून जो है अरबी भाषा का शब्द है। अब मानसून का अर्थ क्या होता है? मानसून का अर्थ होता है पवन। कैसी पवन? जो ऋतु के अनुसार, मौसम के अनुसार, सीजन के अनुसार अपनी दिशा बदल लें, उसको हम बोलते हैं मानसून। और भारत भी मानसून पवनों का ही एक देश है, और मानसूनी पवनों के द्वारा ही भारत में मानसूनी वर्षा भी होती है। तो याद कर रखना, मानसून शब्द का अर्थ है दिशा बदलने वाली पवन, और ये अरबी भाषा का एक शब्द है। आंसर जरूर करते रहे कमेंट बॉक्स में। जो भी सारे बच्चे जिसने भी आंसर जो भी आपने दिए, सभी कमेंट बॉक्स में जरूर करें। हम आपके कमेंट्स रिकॉर्डेड क्लास के भी देखते हैं। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, आगे भी क्वेश्चंस हैं। तो सारे बच्चे क्लासेस पढ़ते रहें अच्छे से और रेगुलर रहे। इस चैनल पर मेरी आपको क्लास मिलेगी 3 PM पर लाइव। 3 PM पर लाइव क्लास मिलेगी। अगर दिन की बात करो तो वेडनेसडे को मिलेगी और थर्सडे को मिलेगी। वेडनेसडे और थर्सडे को आपको मेरी क्लास मिलेगी, 3 PM पर लाइव रहेगी। तो अपने सभी दोस्तों के साथ क्लास का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करो। और प्यारे बच्चों, सुबह 8 बजे करंट अफेयर की क्लास से लेकर आपको मैथ्स की क्लास, रीजनिंग क्लास, GS में जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट की क्लास, आपको कंप्यूटर की क्लास भी मिलती है, सारे मॉक टेस्ट भी मिलते हैं। और मॉक टेस्ट और हर क्लास का PDF लेने के लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन करना पड़ेगा। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप हर रोज रहिए हमारे साथ, हम आपकी सफलता में साथ हैं, लेकिन आपको भी टाइम इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू और बने रहिए राय स्मार्ट हिंदी के साथ। साथ ही साथ आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि राय स्मार्ट के YouTube चैनल पर तो अब आप पढ़ते ही हैं, लेकिन अब आप पढ़ सकते हैं राय स्मार्ट के ऐप पर, जिसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपके लिए कंप्लीट SSC सॉल्यूशन बैच स्टार्ट हो चुका है। बच्चों, इस कोर्स की अगर हम बात करें, पेड कोर्स रहेगा, लेकिन इस कोर्स में आपको हर रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलेगी, स्टडी मटेरियल मिलेगा, क्लास टेस्ट मिलेगा, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, सेमेस्टर टेस्ट, और साथ ही साथ आपको अलग से डाउट क्लियरिंग सेशन भी मिलेंगे। और आपको मिलेंगे वहां पर जेनरिक टॉपिक वीडियोस जो हर सब्जेक्ट की रहेंगी, और हर सब्जेक्ट की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, हर सब्जेक्ट के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वर्ड्स होते हैं, कुछ टॉपिक्स होते हैं, कुछ ट्रिक्स होती हैं, तो वो आपको कई बार आप भूल जाते हो। तो इसलिए हमने जेनरिक टॉपिक वीडियोस वाले सेशन में आपको ऐसी चीज़ें रिकॉर्डेड दी, जो आपको बहुत, आपका जो बेस है वो तैयार हो जाएगा और पूरा SSC का सिलेबस समझने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर एंड थैंक यू।